हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी पोर्टल। मैं सोच चौहान स्वागत करता हूं आपका एक और वंडरफुल लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक से हम समझेंगे। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 5 ये चल रहा है, तो चलिए इसको हम समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट लॉ रेफर्स टू द सिंपल केस व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। तो आपने फर्स्ट लॉ देखा था, उसमें सिंपल सा केस था कि जब किसी बॉडी पर हम कोई फोर्स ही ना लगा रहे हो, तो उस केस में हम देखेंगे कि मतलब कि देखो, नेट एक्सटर्नल फोर्स जब उस बॉडी पर जीरो हो, तो हमने देखे थे कि उसमें जो है केसेस बन के आए थे। पहला तो कि वो जो है था रेस्ट पे ही था, और दूसरा जो था कि वो मोशन में था, तो उसमें यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो था तो वो अपना मोशन में ही चला जा रहा था। ये हमने सिंपल चीज़ समझी थी फर्स्ट लॉ में। लेकिन जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है रेफर करता है टू द जनरल सिचुएशन जब जो है दियर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग करे एक किसी बॉडी पे। पहले केस में बॉडी पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स था ही नहीं, दूसरे में फोर्स होगा। इस पे ये बेस है। अब ये बोलता क्या है, समझाता क्या है, उसको समझते हैं जरा। तो इट रिलेट्स द नेट एक्सटर्नल फोर्स टू द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। तो ये जो है वर्क कर रहा होता है किसके संग, आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स एक्सेलरेशन के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक नया कंसेप्ट का जन्म होने जा रहा है आपका, जो कि है मोमेंटम। इसके बारे में क्लास 9 में आपने बहुत सुना रखा होगा, बट यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ भाई साहब कि मोमेंटम नाम की चिड़िया है क्या। देखो याद रखिएगा ऑलवेज, मोमेंटम को हम पी से नोट करते हैं पहली, तो ये सबको पता होगी। मोमेंटम बोलता ये है कि जब कभी भी आपका कोई एक मास है आपका, है ना, कोई मास है, मास वाली बॉडी है। मास वाली बॉडी क्या हो सकती है, बड़ा ट्रक हो सकता है, कार हो सकती है, छोटी सी एक पेन की नेब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसके पास मास है। तो जब आप उसकी वेलोसिटी के संग क्या कराओगे, उसका मल्टीपल कराओगे, मतलब कि क्या हो कि एक मास वाली चीज़ है, जैसे कि से हम बोल सकते हैं बॉल है जिसका कि मास हमारे पास कुछ है, तो वो किसी वेलोसिटी जो कि v से जा रही है, तो उस दौरान जो आप उसका नेट जो चीज़ की बात करोगे, वो आप बात करोगे कि भाई वो उसमें क्या है, मोमेंटम है। समझ रहे हो, मोमेंटम कोई जादू नहीं है कि उसमें आ जाएगा। मोमेंटम मतलब कि वो खुद स्वयं एक बॉडी जब एक मास जो है लेके किसी वेलोसिटी से जाए, या वेलोसिटी से वो जो है किसी भी एक दूसरी ओर जाए, तो उसे हम बोलते हैं मोमेंटम। तो ये मोमेंटम भाई साहब ऐसे आता है। अब मोमेंटम ये चीज़ है, वो हम पढ़ क्यों रहे हैं यहाँ पे, उसको भी समझ लो। तो जो मोमेंटम होता है एक बॉडी का, वो डिफाइन इस तरह से है, टू द प्रोडक्ट मास एम एंड द वेलोसिटी वी, इट इज़ डिनोटेड बाई अ पी, जो कि होता है आपका पी इक्वल टू एम भी। क्लियर है। मोमेंटम इज क्लियरली अ वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। वेक्टर क्यों है, क्योंकि भाई साहब ये जो है स्केलर एक क्वांटिटी और एक वेक्टर का मल्टीप्लाई, स्केलर वेक्टर आपस में वेक्टर ही देते हैं आपको, क्योंकि इसके पास एक डायरेक्शन है कि मोमेंटम किस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है मास के संग जो जा रहा है वो किस वेलोसिटी में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। द फॉलोइंग कॉमन एक्सपीरियंसेस इंडिकेटेड द इंपोर्टेंस ऑफ दिस क्वांटिटी फॉर कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन द मोशन। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस की हम बात करेंगे जो कि आपने अपने जीवन में तो किए होंगे, देखे ही होंगे, और वहाँ पे ये मोमेंटम इन्वॉल्व होता है। कैसे होता है समझ लो। सपोज करो कि लाइट वेट व्हीकल है आपकी, से स्मॉल कार ही मान लीजिए, एक हैवी वेट जो है व्हीकल है, से लोडेड ट्रक है, पार्क है ऑन हॉरिजॉन्टल रोड पे। वी ऑल नो दैट अ मच जो है ग्रेटर फोर्स इज नीडेड टू पुश द ट्रक देन द कार टू ब्रिंग देम टू द सेम स्पीड इन द सेम टाइम। तो ये चीज़ तो आपको कई बार देखने को मिली होगी कि एक आपका बहुत भारी भरकम ट्रक है और एक आपका हल्की फुल्की सी कार है। तो जो दोनों चीज़ें होंगी उनमें से आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि जो हैवी ट्रक है उसको धक्का देकर या उसको जो है किसी भी तरीके से जब मोशन में लाना रहेगा तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बट जो एकदम लाइट वेट है उसके लिए तो हम आसानी से ला सकते हैं, है ना, सेम स्पीड में लाने के लिए। तो सिमिलरली ग्रेटर जो है अपोजिंग फोर्स नीडेड होगा स्टॉप करने के लिए हैवी बॉडी को। तो उसी तरीके से जैसे आप किसी हैवी बॉडी को पुश करके जो है क्या कर रहे हो, एक मोशन में ला गए आप, तो उसी तरीके से जब वो हैवी बॉडी आपकी मोशन में होगी तो उसको रोकने के लिए भी आपको ग्रेटर फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे वही लिखा है, अपोजिंग फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, नीडेड होगी टू स्टॉप अ हैवी बॉडी देन अ लाइट बॉडी इन द सेम टाइम, और इफ़ दे आर मूविंग विद द सेम स्पीड। तो ये जो चीज़ है आपकी कि भाई एक जो है हैवी बॉडी उसी स्पीड से चल रही है, एक जो है कम है, मतलब कि थोड़ी कम हैवी है, लाइट वेट है, वो भी उतनी स्पीड से चल रही है। तो दोनों को रोकने के लिए हमें क्या पड़ेगा, अलग अलग फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, अलग अलग जो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमें अलग समझ आता है।
इफ़ दो स्टोन है हमारे पास, टू स्टोन्स हैं, वन एक लाइट है हल्का फुल्का एंड अदर जो है हैवी है, आर ड्रॉप होते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग से, ये बहुत बार सुना होगा आपने इस केस को। अ पर्सन ऑन द ग्राउंड विल फाइंड इट ईजियर टू कैच द लाइट स्टोन देन द हैवी स्टोन। मतलब कि कोई एक हमने क्या करें, दो स्टोन को नीचे की ओर गिराया, एक जो था आपका बहुत ही हल्का फुल्का था, से अब मोल लीजिए कि 1 kg का था वो, है ना, और एक जो था कुछ 5 kg का था। तो जो 5 kg वाले को जो बंदा झेलेगा या उसको पकड़ेगा, उसको जो है ज़्यादा एफर्ट लगेगा, ज़्यादा उसको भारी भी लगेगा, है ना, पकड़ने में, और बाकी जो 1 kg वाला आएगा तो उसको वो आराम से झेल पाएगा, उसको ज़्यादा कुछ जो है हानि नहीं होगी। तो ग्राउंड जो इजीट कैच कर लेगा लाइट स्टोन को कंपेरिजन टू हैवी स्टोन। तो जब मास ऑफ बॉडी इज दस एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर है दैट डिटरमाइन करता है इफेक्ट ऑफ अ जो है फोर्स ऑन इट्स मोशन। तो ये बात समझो आप, क्या बात समझ रहे हैं कि पहले केस में भी हमने देखा कि मास जो है किसी बॉडी का कितना डिटरमाइन कर रहा है, स्पीड सेम है बट मास की वजह से कितना अंतर आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा स्पीड की वजह से क्या अंतर आता है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपने समझा कि मास की वजह से ये चीज़ें इतनी हमें अलग अलग वो बता रही हैं, मतलब एक का मास ज़्यादा है और एक का मास कम है, तो हमें देखने को मिल रहा है कि वो अलग अलग इम्पैक्ट शो कर रही हैं। तो उसी तरीके से स्पीड भी एक अनदर इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, इसमें आपको कंसीडर करना है। कैसे? एक बुलेट जो होती है आपकी, वो फायर करी जाती है गन से, वो ईजिली जो है क्या कर सकती है, ह्यूमन बॉडी के टिश्यू तक को छिद्र कर सकती है ना, और रिजल्टिंग जो है आपका मृत्यु हो जाएगी भाई। तो सेम बुलेट जो है फायर करी जाए एक मॉडरेट स्पीड से, मतलब कि आप किसी के ऊपर ऐसे करके बुलेट को फेंक दो आप, है ना, बंदूक की गोली को आप ऐसे पकड़ो और किसी के ऊपर फेंक दो, तो क्या वो उसको छेद पाएगी, क्या मार पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी कुछ भी। बट उसी को जब आप गन से चलाते हो, गन में डाल के बुलेट को जब चलाते हो, तो भाई जब स्पीड के संग आती है तो मार पार होते चली जाती है। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे स्पीड का भी कितना बड़ा खेल है ना। तो ये मैं सब चीज़ें बताते जाता हूँ आपको। तो भाई जो है फायर आप करोगे मॉडरेट स्पीड से, तो आपको कुछ वो हानि नहीं कर पाएगी। 10 फॉर अ गिवन मास के लिए जो ग्रेटर द स्पीड जब होगी आपकी, तो ग्रेटर जो होगा अपोजिंग फोर्स हमें नीडेड होगा उसको स्टॉप करने के लिए इन अ सर्टेन टाइम में। तो टेकन जो है टुगेदर द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी दैट इज मेड बनाएंगे मोमेंटम को, और एविडेंटली अ रिलेवेंट वेरिएबल ऑफ मोशन। द ग्रेटर द चेंज, याद रखिएगा, द ग्रेटर द चेंज इन द मोमेंटम इन द गिवन टाइम द ग्रेटर इज द फोर्स दैट नीडेड टू बी अप्लाइड। मतलब कि जितना ज़्यादा जो है आपका चेंज एक मोमेंटम में आ रहा होगा एक यूनिट टाइम में, उतना ही ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, है ना। द ग्रेटर इज़ द फोर्स दैट नीड टू बी अप्लाइड, मतलब कि उसको जो है जितना हमें चेंज मोमेंटम में करना होगा, मान के चलिए से जो है हमारे पास एक बॉडी या ट्रक है, उसको जितना ज़्यादा आपको क्या करना होगा, आगे बढ़ाना होगा या पुश करना होगा, उसके लिए आपको उतना ज़्यादा ही फोर्स लगाना होगा जितना ज़्यादा उस बॉडी के पास मोमेंटम होगा। समझ पा रहे हो? तो मोमेंटम में चेंज ले पाना ग्रेटर हद तक वो उतना आसान नहीं होता, उसके लिए हमें उतना ही जो है फोर्स लगाना पड़ता है। ये बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सीजन जो है आपका सीजनड क्रिकेटर है जो कि कैच करता है क्रिकेट बॉल को कमिंग इन विथ अ ग्रेट स्पीड फॉर अ फार जो है मोर इजली देन अ नोविस हु कैन हर्ट हिज हैंड इन द जो है एक्ट। तो क्या बताया इन्होंने कि एक जो है बिल्कुल एक आदमी एक्सपीरियंस है, उसको जो है पता है कि मुझको बॉल कैसे झेलनी है, तो वो जो है आसानी से उसको झेल पाएगा। बट आपका एक दूसरा है जो कि नौ से किया है, नोविस है, तो वो क्या करेगा, उसको सही तरीके से नहीं झेलेगा और अपना हाथों को क्या कर लेगा, हर्ट कर लेगा। अब ये जो चीज़ है कि कैसे उसको हार्ट को हर्ट हो रहा है बॉल को झेलते समय, उस चीज़ को ज़रा समझो कैसे। कि वन रीजन इसके पीछे वर्क करता है, वन रीजन इज दैट जो क्रिकेटर अलाउस अ लॉन्गर टाइम ले लेगा फॉर हिज हैंड टू स्टॉप द बाल। अब ये बात थोड़ी हजम हमें करनी पड़ेगी कि लॉन्गर टाइम से उसका कैसे इम्पेक्ट पड़ रहा है। भाई साहब ये क्या बात बोल दी आपने, समझिए ज़रा। अब भी मैंने आपको बताया पी जो है मेरा मोमेंटम, वो इक्वल टू क्या है, मास इनटू में वेलोसिटी है। वेलोसिटी डिस्टेंस ओवर टाइम है। तो सिंपल सा हमें दिख रहा है कि जो टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपके जो है मोमेंटम के। मतलब किसी बॉडी का यदि मोमेंटम यदि हमारे पास ज़्यादा है तो आप उसको थोड़ा सा कह दीजिए टाइम ज़्यादा दीजिए, है ना। तो टाइम ज़्यादा देने पर क्या होता है, इसको हल्का हल्का हमारे हाथ में लेते हैं, पहला थोड़ा सा लिया फिर इधर पे आ गए इधर पे आ गए, तो इससे क्या होता है कि इसका जो मोमेंटम रहता है वो टाइम की संख्या होता है कम होते जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, ज़्यादा ही हर्ट नहीं कर पाता, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हमारे पास नहीं हो पाता है। समझ इस बात को। तो भाई जी यहाँ पे बोल रहा है कि लॉन्गर टाइम देंगे हैंड के टू स्टॉप करने के लिए बॉल। एज यू में हैव नोटिस ही ड्रो इन द हैंड्स जो है बैकवर्ड। आपने कई बार देखा होगा कि जो कैचर जो होते हैं, जो कैच करते हैं,
बॉल को जो क्रिकेटर वो अपने हाथों को जो है हल्का हल्का सा पीछे लाते हैं। मैं इधर बता देता हूँ, इधर बनाया अभी इन्होंने, इधर नीचे देखिए इस तरीके से। तो अपने हाथ को क्या करते हैं, पहले इधर हल्का सा लाएंगे, हल्का सा लाएंगे और उसको धीरे धीरे पकड़ते हुए पूरा पीछे की ओर ले आते हैं। जिससे क्या होता है, इसको जो मोमेंटम का इम्पैक्ट है वो पूरा पूरा जो है लग नहीं पाता है और इनका जो हाथ है वो हर्ट होने से बच जाता है। और यहाँ पे कौन सा फेनोमेना वर्क कर रहा है, सीधा टाइम वाला, कि आप जो है उसको ज़्यादा समय दे रहे हो। सिंपल सी बात थी, समझ भी आ गई होगी आपको। तो फिगर 5.3 में बता दिया था। नोबेस ऑन द अदर हैंड क्या करेगा, उसको कीप कर लेगा अपने हैंड को फिक्स्ड और उसको जो है वो ट्राई नहीं करेगा उसको जो है पीछे करने के लिए, और उसको फिर लगेगा ही झटका। तो ही नीड टू प्रोवाइड अ मच ग्रेटर फोर्स टू ड्रॉप द बॉल। तो अब जब टाइम वो नहीं देगा तो उसको फिर क्या देना पड़ेगा, फोर्स देना पड़ेगा। तो जो फोर्स वो देगा है ना, फोर्स जब वो देगा उसको रोकने के लिए, तो उसका फोर्स, उसकी हाथ का जो लगेगा फोर्स, तो उस पर जो है जितना आपको भी थर्ड लोअर पढ़ाएंगे उसमें जितना बॉडी कोई फोर्स हमें लगाती है उतना ही हम उस पर लगाते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि इसके जो हाथ होंगे वो हर्ट हो जाएंगे। तो एंड जो लिखा है इन्होंने, दिस हर्ट्स। तो द कंक्लूजन क्लियर है कि फोर्स जो होता है नॉट ओनली डिपेंड ऑन द चेंज इन द मोमेंटम बट ऑल्सो हाउ फास्ट द चेंज इज ब्रोक्ड। तो यही बात इन्होंने समझाने की कोशिश करी। पहले केस में देखो इन्होंने क्या समझाया हमें, जब हमने पहले 2 पॉइंट्स पढ़े उसमें समझाया कि मोमेंटम में मास जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह वर्क करता है। पहले हमने मास को समझ लिया। दूसरे हमने समझा वेलोसिटी है जो स्पीड है उसको, कि भाई साहब वेलोसिटी किस तरह से वर्क करती है इस केस में। और तीसरे केस में इन्होंने समझाया कि टाइम का भी खेल है, कि आप कितना जो मोमेंटम में चेंज है उसको कितने जो है जल्दी या कितने जो है धीरे से आप उसमें चेंज लाते हो, ब्रोक्ट करते हो, इस बात पे भी मोमेंटम डिपेंड करता है। तो उन्होंने लिखा डिपेंड्स ऑन जो है मोमेंटम आप जो ला रहे हो बट आल्सो हाउ फार जो है चेंज आपका ब्रोक्ट हो रहा है। द सेम चेंज इन द मोमेंटम ब्रोक्ट अबाउट इन अ शॉर्टर टाइम नीड अ ग्रेटर अप्लाइड फोर्स। और एक में आप जो है ग्रेटर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ला रहे हो तो उसमें ग्रेटर फोर्स की ज़रूरत पड़ती है ना। तो आप जितना जल्दी चेंज लाना चाहोगे उतना फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। फील करिए, इसको फील करिए, बहुत ज़रूरी है। कैसे फील करें, एक ट्रक आ रहा सामने से बड़ी स्पीड के संग, तो अब आप चाहते हो कि इस ट्रक को जो है मैं क्या करूँ, एकदम से बिल्कुल स्पॉट पर रोकना है। भाई क्यों रोकना है, क्योंकि यहाँ से बाहर यदि ये गया तो इसकी जो है बैंड बच जाएगी, इधर खाई है ना, गिर जाएगा इधर पे आके। तो हमें चाहिए बिल्कुल इंस्टेंट पे इसको रोकना है, मतलब कि जल्दी हमें मोमेंटम में चेंज करना है। तो आपको उतना ही ज़्यादा यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ गए, यहाँ पे फोर्स जो है बिल्कुल ही हाई होगा यहाँ पे केस में। अब मान के चलिए कि हमें जो इधर खाई माई कुछ नहीं है, बस इसको रोकना है। तो हम क्या करेंगे, इतनी दूरी तक उसको रोकेंगे। तो रोकने के लिए हल्का हल्का सा हम जो उसमें क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, जिससे कि इसको जो है लंबा समय मिल जाए और आराम से जो है टाइम वाला फैक्टर वर्क कर जाएगा और हमारी जो बॉडी रुक जाएगी, ज़्यादा फोर्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर कर लेगा वो, समझिए, है ना। डिस्टेंस क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में चल रहा है आपका, मैंने बताया था आपको भी फॉर्मूले का अकॉर्डिंग, P=md/dt। तो जितना कम टाइम लगाओगे डिस्टेंस उतनी ज़्यादा ले लेगा वो। सारी चीज़ें क्लियर होती हैं यार, फॉर्मूले को देख के चलो आप। तो इतनी चीज़ हमें समझ आ गई हैं। आगे देखिए और क्या लिखा है, ऑब्जर्वेशन जो है कंफर्म करती है कि द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, जो कि मोमेंटम इज द बेसिक टू द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन अ मोशन पे। सपोज अ फिक्स्ड फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। आपने एक फिक्स्ड फोर्स को अप्लाइड करे रखा एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ऑन अ टू बॉडी पर, जिनका कि डिफरेंस मास था। क्लियर है। तो इनिशियली एट अ रेस्ट पे द लाइटर बॉडी पिकअप अ ग्रेटर स्पीड पकड़ लेगी देन द हैवियर बॉडी से। हाउएवर एट द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल आप देखोगे ऑब्जर्वेशन शो दैट ईच बॉडी एक्वायर द सेम मोमेंटम। मतलब कि हल्की बॉडी तो चलो कम फोर्स में अपना काम बना के पकड़ लेगी, जो भी होगा वो मोमेंटम वगैरह, बट आप बाद में देखोगे कि जो हैवी बॉडी ने थोड़ा देर में पकड़ा था मोमेंटम, बस उसका जो मोमेंटम है वो लॉन्गर टाइम के लिए रहेगा और आखिरी में आप ऐसे देखोगे उतने ही फोर्स में जितना कि हमने लाइट बॉडी पे लगाया है, जितना हमने फोर्स लाइट बॉडी पे लगाया और उतना इस हैवी बॉडी पे लगाया है, तो आखिर में जाके ये दोनों जो होंगी इक्वल मोमेंटम पकड़ लेंगी, है ना। तो एट एंड जो है टाइम इंटरवल के जो ऑब्जर्वेशन शो करती हैं कि बॉडी एक्वायर कर लेगी सेम मोमेंटम को। 10 हमसे यहाँ से एक फार्मूला निकल के आया, एक बात निकल के आई कि 10 द सेम फोर्स जो है फॉर जो है आपका सेक जो है टाइम, है ना, फॉर सेक ऑफ जो है टाइम कॉजेज द सेम चेंज इन द मोमेंटम फॉर अ डिफरेंट बॉडी। क्या चीज़ बोल दी इन्होंने कहा कि आपका जो सेम फोर्स एक सेम टाइम के लिए वो सेम चेंज लाता है मोमेंटम के लिए डिफरेंट बॉडी के लिए। उसका कोई भी मास हो, कोई भी कुछ हो, उससे मतलब नहीं है। उसमें आप सेम फोर्स ला रहे हो सेम टाइम के लिए, तो वो जो है सेम मोमेंटम ही लाएगी। तो दिस इज़ अ क्रूशियल क्लू टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, याद रखेगा।
इन द प्रीसीडिंग ऑब्जर्वेशन द वेक्टर कैरेक्टर ऑफ मोमेंटम हैज़ नॉट बीन एविडेंट। अब वेक्टर कैरेक्टर को तो आपने देखा ही नहीं भाई साहब उसका। तो इन द एग्जाम्पल सो फार मोमेंटम एंड द चेंज इन मोमेंटम बोथ हैव द सेम डायरेक्शन। याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम हो रहा है और चेंज हो रहा है तो वो जो होगा क्या होगा, आपका सेम डायरेक्शन में ही होगा। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस, लेकिन ये हमेशा केस नहीं है। सपोज करिए कि स्टोन को आपने रोटेट कर दिया एक यूनिफॉर्म स्पीड के संग, ये भी केस है बहुत बड़ा, आपको अपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा चुके हैं, सर्कुलर मोशन। तो जब ऐसा होगा, आपने किसी धागे को धागे से टाई कर लिया स्टोन को और उसने आपने उसको एकदम चक्रा घुमा दिया उसका, तो यूनिफॉर्म स्पीड के संग, तो इन हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मीन ऑफ अ स्ट्रिंग से आपने किया है, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम होगा वो तो फिक्स्ड रहेगा, बट उसकी डायरेक्शन हर पल चेंज होगी। तो फोर्स इज नीडेड टू कॉज दिस चेंज इन मोमेंटम वेक्टर में। तो ये देखिए फिगर 5.4 जरा इस तरीके से आप करोगे। तो दिस फोर्स जो होगा प्रोवाइडेड बाय अवर हैंड थ्रू द स्ट्रिंग होगा, और एक्सपीरियंस जो है सजेस्ट करते हैं कि अवर हैंड नीड टू एक्सर्ट अ ग्रेटर फोर्स जो होगा इफ द स्टोन इज रोटेटेड एट अ ग्रेटर स्पीड और इन अ सर्कल और अ स्मॉलर रेडियस और बोथ। समझ रहे हो? तो उस केस में हमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। और दिस करस्पॉन्ड टू द ग्रेटर जो है एक्सेलरेशन हो रहा है एविडेंटली, मतलब कि इक्विवेलेंटली अ ग्रेटर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ वेक्टर आ जाएगा। और दिस सजेस्ट दैट ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम वेक्टर द ग्रेटर इज द फोर्स अप्लाइड। तो वही चीज़ बार बार बोल रहे हैं ये कि भाई साहब जितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज आएगा किसी मोमेंटम में उतना ज़्यादा ग्रेटर ऑफ फोर्स आपको अप्लाइड करना पड़ेगा। ये चीज़ इन्होंने बताई है। तो दीज जो है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हमें लीड करती है एक सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, जो कि एक्सप्रेस हुआ था न्यूटन के द्वारा इस तरीके से। याद रखिएगा, इन्होंने सिंपली ये कहा कि भाई साहब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट मतलब किसी बॉडी का क्या होता है आपका कि पर यूनिट टाइम में उसमें कितना चेंज आ रहा है। तो मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है किसी बॉडी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना आपने अप्लाइड फोर्स किया है, एंड टेक्स जो है आपका क्या प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच दी फोर्स एक्ट कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लो इन्होंने दिया। पहला तो इन्होंने ये कहा कि भाई साहब किसी बॉडी में रेट ऑफ चेंज हुआ किसका, मोमेंटम का, तो उस बॉडी का जो वो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कितना आपने अप्लाइड फोर्स किया है, कितना जो है आपने टेक प्लेस इन द डायरेक्शन, आपने उसको प्लेस जो डायरेक्शन थी उसमें दिया है इन विच द फोर्स एक्ट। तो उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसमें ही तो वो वर्क करेगा। सीधी सी बात है। मैं ऐसे कहूँ आपसे कि मेरे पास स्लैब रखा हुआ एक आपका है ना, जिसका मास ये इतना है, उसकी वेलोसिटी हमने क्या करा, इसमें फोर्स इधर से लगाया, वेलोसिटी इधर की ओर बढ़ा दी। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इसका हमने किया है, तो आप देखोगे आप क्या देखोगे कि इसका जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो आया है वो किसकी वजह से आया, हमने कितना फोर्स इस पर अप्लाई किया, और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसमें ही आपका ये क्या हुआ है, आपका उसने उस डायरेक्शन में ले लिया है। तो इस बात पे वो डिपेंड कर रहा है, ये बात इन्होंने कही। तो 10 इन्होंने ऐसे कहा कि इफ़ अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, जब आप एक्शन ऑफ फोर्स में होते हो फॉर अ टाइम इंटरवल मान के चलिए डेल्टा टी है, तब वेलोसिटी होगी उस बॉडी की ऑफ मास जिसका कि क्या है एम है, एंड जो है आपका क्या होता है चेंज फ्रॉम जो है वी से लेके वी प्लस डेल्टा वी तक कुछ जाती है वो, मतलब वेलोसिटी कुछ थी और फिर आपने उसमें थोड़ा चेंज करके डेल्टा वी ले गए। तो इट्स इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू एम भी होगा, और चेंजेस बाई जो आएगा वो डेल्टा पी इक्वल टू एम डेल्टा भी, क्योंकि मास में तो बॉडी में कोई चेंज आएगा नहीं, वेलोसिटी में ही चेंज आएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ इन्होंने ये कहा कि फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन मोमेंटम ओवर जो है आपका टाइम पीरियड के, या फिर हम इसको हटा के प्रोपोर्शनली साइन को एक कांस्टेंट लगाएंगे के। अब वो के क्या होगा, तो वो के यहाँ पे एक कांस्टेंट होगा जो भी आप जिस ऑब्जेक्ट को ले रहे हो उसके। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ बन के आती है। तो ये जो चीज़ आप देख पा रहे हो यहाँ पे, सिंपली समझो, उसको फील करो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो मीन होता है वो ये होता है कि इस केस में फोर्स जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम इंटरवल के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के। मतलब कि जितना ज़्यादा मोमेंटम बढ़ रहा है उतना ज़्यादा फोर्स आपका लग रहा है, और जितना ज़्यादा अभी आपने टाइम को बढ़ा दिया तो उतना ही कम जो है फोर्स हो जाएगा। तो ये जो चीज़ हमने सिंपली ऑब्जर्वेशन करी, न्यूटन ने इनको क्या क्या बैठ के ऑब्जर्व किया कि भाई साहब मैं जितना किसी बॉडी का मोमेंटम बढ़ा रहा हूँ मेरा उतना ज़्यादा फोर्स बढ़ रहा है, मैं जितना ज़्यादा टाइम बढ़ा रहा हूँ उतना मेरा जो है क्या हो रहा है, कम फोर्स हो रहा है ना। अभी जो मैंने पिछले उसमें बात करी, तो इन्होंने सिंपली ऑब्जर्वेशन करी बैठ के। फिर उन्होंने कहा कि मैं इसको इक्वल, जब हम देखो प्रोपोर्शनली साइन हटा के जब हम इक्वल लगाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, और कांस्टेंट जो होता है वो ऑलवेज डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्या बॉडी ले रहे हो उस पर।
है ना। तो इन्होंने इस तरह से किया उसको। तो टेकिंग जो है लिमिट उन्होंने कहा कि जो डेल्टा टी है मैं उसको जीरो तक ले जाता हूँ, मतलब कि चेंज इन जो मेरा टाइम आ रहा है उसको मैं लगभग जो है जीरो पे ले जा रहा हूँ, कि मैं टाइम में चेंज आने नहीं दे रहा हूँ। तो जो टर्म डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी है बिकम द डेरिवेटिव बन जाएगा या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट बन जाएगा पी का विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिनोटेड बाई आपका डी पी ओवर डी टी हम लिख देंगे। मैंने ये कई बार किस बताया आपका। तो हम इसको क्या ले रहे हैं, देखो आप या तो आप इस तरह से लिखो लिमिट जो है डेल्टा टी जो है टेंड्स टू जीरो, डेल्टा जो है आपका किस तरीके से क्या था वो पी ओवर डेल्टा टी, ये लिखिए आप, या फिर आप इसकी जगह डी पी ओवर डी टी लिख दीजिए, है ना, ये भी वही चीज़ बताता है। तो हमने डी पी ओवर डी टी लिख दिया है। तो 10 यहाँ से आप देखोगे क्या देखेंगे कि जो हमारा यहाँ कांस्टेंट भी था, तो फोर बॉडी जो इसका फिक्स्ड मार्क्स है क्या एम, तो यहाँ से हम क्या करेंगे इस पी के जगह पे एम भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चूंकि एम एक कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, डी वी ओवर डी टी हमारे पास मिलेगा। हम जानते हैं कि डी वी ओवर डी टी जो होता है वो सिंपली एसोलेशन को बिलोंग करता है। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया सेकंड लॉ, ये बोलता है कि जो फोर्स होता है आपका, जो बल आप लगाते हो वो प्रोडक्ट होता है मास और एसोलेशन का। याद रखिएगा, ये बहुत बार आपका यूज़ आएगा ये वाली चीज़ कि फोर्स जो रहता है वो मास का और एसोलेशन का क्या रहता है, मिला जुला इम्पैक्ट रहता है कि आप कितना एक्सीलरेशन दे रहे हो, कितने मास पे दे रहे हो, तो उतना ही फोर्स आपको मिलेगा, है ना। फोर्स को आप ऐसे तो पता कर नहीं पाते हो कि आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, तो आप कैसे पता करोगे आपने इतना फोर्स लगाया। तो उसको निकालने का तरीका रहता है कि आपकी जो बॉडी है भाई साहब उस पर जब आप फोर्स लगाया तो वो कितने एक्सीलरेशन में आ गई, उनका प्रोडक्ट निकाल दीजिए, तो वो जो होगा वो फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है क्या बोल रहा है कि विच शोज दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू अ प्रोडक्ट ऑफ मास एम एंड द एक्सीलरेशन के बराबर है। द यूनिट ऑफ फोर्स हैज नॉट बीन डिफाइंड सो फार, देखो इसको जो है डिफाइन नहीं किया गया था। इनफैक्ट वी यूज इक्वेशन 5.4 जो है टू डिफाइन द यूनिट ऑफ फोर्स। तो वी देयरफॉर हैव द लिबर्टी टू चूज एनी कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ के, फॉर सिंपलिसिटी वी चूज के इक्वल टू 1। अब के जो है, देखो इस बात को समझो, अब आप ये जो वर्क कर रहे हो, है ना, ये जो वर्क कर रहे हो आप के की वैल्यू को जो लिख रहे हो इधर पे हमने 1 लिख दिया है, ये इस बात पे डिपेंड कर रही है आपने कौन सी बॉडी ली थी। अब यहाँ पे हमने लिया है कि ऐसी बॉडी इसका कांस्टेंट वैल्यू 1 थी, है ना। आप डिफरेंट बॉडी लोगे तो डिफरेंट आएगी, बट यहाँ पे हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हमने ले लिया कि के की वैल्यू 1 है, जिससे कि हमारा फॉर्मूला क्या हो जाए एफ इक्वल टू एम ए लिखा जाए। तो इस तरीके से हमने उसको लिख दिया क्या भाई साहब, एफ इक्वल टू एम ए करके। अब जो एसआई यूनिट थी फोर्स की देना वो बहुत ही ज़्यादा जटिल हो रहा था। तो हुआ क्या कि जो एसआई यूनिट दी इज वन दैट कॉजन एंड एक्सीलरेशन, जो कि होगा कितना, देखो एसआई यूनिट जो होगी फोर्स की वो इस तरह से डिफाइन करी गई कि भाई साहब वन दैट कॉजेस, कोई भी जो है कॉज करे एसोलेशन, जो कि कितना 1 मीटर सेकंड इनवर्स जो है स्क्वायर इनवर्स का 1 केजी मास को, मतलब कि मैंने 1 किलो का कोई भी क्या ले लिया मास बॉडी ले ली और उसको मैं कितना एसोलेशन दे दूं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एसोलेशन दे दूं। तो जो मेरी बॉडी इस तरीके से वर्क करे या जो मोशन करेगी उसमें जो बल लग रहा होगा उस समय वो होगा मेरा किसके बराबर, वो जो होगा मेरा 1 न्यूटन के बराबर होगा। समझ गए। तो इन्होंने जो न्यूटन वर्ड लाए है ना, इन्होंने कहा कि इसका हम नाम देंगे न्यूटन। तो जो आइजैक न्यूटन थे, सर आइजैक न्यूटन, तो उनके नाम पे ये दे दिया गया। तो इन्होंने कहा कि 1 किलो बॉडी को आप एक जो है मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स से आप जब उसको धकाओगे रन कराओगे तो उस समय जो फोर्स की अप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी वो 1 न्यूटन के बल की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने लिख दिया 1 जो है न्यूटन इक्वल टू इतना इतना। क्लियर है। लेट अस नोट एट दिस स्टेज सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द सेकंड लॉ। हमारे पास आते हैं पहला, इन द सेकंड लॉ एफ इक्वल टू जब 0 होगा इम्प्लाइज एक्सीलरेशन भी 0 होगा। सिंपल सी बात है। कैसे ये 0 बोल दिया मैंने, सिंपल सी चीज़ है यार कि फोर्स किसी बॉडी का 0 है मतलब कि वो एक्सीलरेशन में है ही नहीं बॉडी, ये हम यहाँ से इन्फर करते हैं कि एक्सीलरेशन भी 0 होगा। तो द सेकंड लॉ ऑब्वियसली कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ। तो ये सेकंड लॉ जो निकाला हमने वो फर्स्ट लॉ को भी डिपेंड कर रहा है। क्यों, हमने उसमें पढ़ा था कि भाई किसी भी बॉडी में एक्सीलरेशन नहीं है, आपने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो वहाँ पे फोर्स अपने अप्लाई ही नहीं किया, मतलब कि फोर्स जो नेट है वो कितना 0 है, तो हम सीधा सा बोलते थे कि एक्सीलरेशन भी उस बॉडी का कितना है 0 है। समझ गए। सेकंड जो चीज़ यहाँ से हमने इन्फर करी कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज अ वेक्टर लॉ है भाई साहब। इट इज़ इक्विवेलेंट टू द 3 इक्वेशन 1 फॉर ईच जो है कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर है। कैसे हैं, क्योंकि आपने देखा कि फोर्स जो है ये भी वेक्टर ही है ना, और यहाँ से ये इसका जो मल्टीप्लाई आता है वो भी वेक्टर ही आता है।
तो आपका ये एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में तीनों जगह पे ही हो सकता है। आप सिंपली उसकी टर्म को चेंज करते जाइए कि भाई साहब आप जैसे एफ एक्स लिखते हो तो उसका मतलब होता है कि आप जो है एक्स की बात कर रहे हो कि एक्स डायरेक्शन में ही मोमेंटम है, एक्स डायरेक्शन में एसलेशन है। जब आप वाई की बात करोगे तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, वाई डायरेक्शन में ही एसलेशन होगा। उसी तरीके से जेड का भी यही केस है। तो ये तीनों जो है आपकी इक्वेशन से डिपेंड करेगा, बर करेगा। और दिस मीन्स दैट इफ़ अ फोर्स इज नॉट पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, बोल रहा है कि इसका मतलब ये है कि मान के चलिए कि किसी जो हमने फोर्स लगाया वो पैरेलल नहीं है वेलोसिटी की किसी बॉडी के, बट मेक सम जो है एंगल विथ इट, बट जो है वो एंगल बना रहा है। तो सिंपल चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं तो वर्क कर रहा होगा ना तीनों उसमें। कैसे समझो, कार्टेशियन प्लेन जो होता है आपका, ये होती कौन सी वाई, ये होती एक्स, ये होती आपकी कौन जेड। तो मान के चलिए मैं बोल दूं कि मेरी एक बॉडी है, ये बॉडी रखी हुई है और वो जो है इसके जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो उसके पैरेलल में नहीं है वेलोसिटी के, ये वेलोसिटी इसके पैरेलल में फोर्स नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हो सकता है वो कुछ जेड डायरेक्शन में फोर्स हो, कुछ वाई डायरेक्शन में फोर्स हो, कुछ एक्स डायरेक्शन में फोर्स हो। तो इस तरीके से मेरा फोर्स जो है तीनों इनमें बटा हुआ है, इसका मतलब ये है। तो मेक सम एंगल विथ इट, और कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। और इट चेंज ओनली द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन। और ये हमने कई केस में देखा है, जैसे पिछले हमने बात करी थी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा था उस बॉडी में, यहाँ से यहाँ तक वो जब गिर रही थी यहाँ से यहाँ तक में, तो उसमें यहाँ पे भी फोर्स वर्क कर रहा था, उसमें इधर भी वर्क कर रहा था, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे वो जो फोर्स था उसका वो क्या कर रहा था, उसको एक डायरेक्शन दे रहा था अपने कंपोनेंट में। तो जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नॉर्मल टू द फोर्स रिमेन अनचेंज होता है। फॉर एग्जांपल के लिए इन द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, देखो यही आ गया, मैंने अभी आपको बताया था अंडर द वर्टिकल ग्रेविटेशन से जब हो रहा था तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का रिमेन अनचेंज था, आपने देखा था, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। अगला देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये इन्फर होता है द सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है गिवन बाय द इक्वेशन 5.5 एप्लीकेबल है टू द सिंगल पॉइंट जो है पार्टिकल के लिए। इसका क्या मतलब है भाई साहब, तो सेकंड लॉ मोशन आपने जो दिया है वो एप्लीकेबल है टू अ सिंगल पॉइंट पार्टिकल। द फोर्स जो होगा एफ इन द लो स्टैंड फॉर द नेट एक्सटर्नल फोर्स के लिए कैसे करता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अब जरा। ऑन द पार्टिकल जो कि है एंड द जो एसलेशन है स्टैंड फॉर द एसलेशन ऑफ द पार्टिकल। इट्स टर्न आउट, ये बात यहाँ से निकलती है कि हाउ एवर दैट द लो इन द सेम फॉर्म अप्लाइज टू अ रिजिड बॉडी और इवन मोर जनरली अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। मतलब कि ये है कि मेरी बॉडी है इस तरीके की, है ना, मैं इस पर फोर्स वगैरह वर्क कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। और इसका जो है ये पूरी बॉडी मेरी कुछ एसलेशन से चल रही है, सीधी सी बात है, फोर्स अप्लाई किया एसलेशन चलने लगी। तो इसका जो हर एक पार्टिकल है इसकी बॉडी का, हर एक जो पार्टिकल है उस पर भी उतना ही बल लग रहा है, उस पर भी उतना ही एसलेशन वर्क कर रहा है। ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, देखो कि वहाँ पे जो होगा उस रिजिड बॉडी का उसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे वहाँ पे वर्क कर रहा होगा। तो इन दैट केस एफ रेफर टू द टोटल जो है एक्सटर्नल फोर्स जो होगा उन सिस्टम पे, और ए रेफर करेगा एसलेशन ऑन द सिस्टम ऐसा होल पे, समझ गए। मोर प्रिसाइजली ए जो होगा एसलेशन इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम का होगा। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आपने अभी नहीं पढ़ा इसलिए आपको कन्फ्यूजन जा सकती है, मैं बता देता हूँ फिर भी कि मतलब ये है कि एक बॉडी है मेरी और वो कई सारे पार्टिकल से बनी है, वो तो ये तो हमें पता ही है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इसमें। तो हर एक पार्टिकल पे तो फोर्स लगता है, बट जो पार्टिकल्स रहते हैं वो हर एक तो एसलेशन करते नहीं हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैंने फोर्स लगा दिया किसी बॉडी में तो इसका पार्टिकल कहीं इधर मोशन करने लगे इधर मोशन करने लगे, ऐसा तो होता नहीं है। पूरी की पूरी बॉडी ही मोशन करती है उस टाइम। तो ऐसे टाइम में हम बोलते हैं कि ये जो एसलेशन है वो सेंटर ऑफ मास है कहीं पे और उस पर वर्क कर रहा है और उसकी वजह से ये पूरी की पूरी बॉडी एसलेशन में होती है, ना कि इंडिविजुअल पार्टिकल। तो एसलेशन के केस में हम इंडिविजुअल पार्टिकल को वर्क नहीं करते हैं, मतलब ये नहीं बोलते हैं कि इंडिविजुअल पार्टिकल एसलेशन में है, उस टाइम पे आपके होल बॉडी एसलेशन में है और फोर्स हर एक पार्टिकल पे लग रहा है। इस बात को समझिए गहराई से। तो द एसलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम अबाउट विच शैल बी स्टडी इन डिटेल इन चैप्टर 7 में आप पढ़ोगे। तो एनी इंटरवल जो आपका इंटरनल फोर्स इन द सिस्टम आर नॉट बी इंक्लूडेड इन द एफ। और ये इंटरनल फोर्स क्या होता है, तो ये इंटरनल फोर्स बहुत तरह का हो सकता है। एक कोई बॉडी है तो उसके अंदर भाई सब जो चार्ज, इंटरमोलिकुलर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, आपको पता होगा। तो उन सभी को हम नहीं गिनते हैं यहाँ पे कि अंदर उस बॉडी में क्या क्या फोर्सेस हैं। भाई साहब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से डिस्पर्जन, लंदन फोर्स, बहुत सारे फोर्स आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, तो उनको हम नहीं गिनते हैं, है ना। और ऐसे ही मैं आपको अभी भी और केस बताऊंगा तो उनको नहीं गिना जाता, हम गिनते हैं कि उस पर बाहरी बल कितना लग रहा है। इस बात को याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल है, देखिए ये एक जो लेडी हैं यहाँ पे गेट पे खड़ी हुई है ट्रेन वगैरह के, बस के,
और वो क्या कर रही हैं, बॉल को जो है कहाँ बाहर की ओर फेंका इन्होंने। तो देखो पढ़ लेते हैं पहले, तो लिखा क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट इज द डिटरमाइंड बाय द फोर्स एट दैट इंस्टेंट पे होता है। द मूवमेंट आफ्टर अ स्टोन इज ड्रॉप्ड आउट एन एक्सेलरेशन, जो कि ट्रेन का था, इट हैज़ नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन और अ फोर्स इफ एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्टेड करी जाए तो स्टोन कैरी करेगा नो मेमोरी ऑफ इट्स एक्सेलरेशन विद द ट्रेन अ मूवमेंट एवो। तो देखो जरा इस चीज़ को समझाता हूँ मैं आपको। फोर्थ पॉइंट समझो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अ लोकल रिलेशन विच मीन्स दैट फोर्स जो है एफ एट अ पॉइंट इन स्पेस में लोकलेशन ऑफ पार्टिकल एट जो है सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज रिलेटेड टू एट एट दैट जो है पॉइंट एट दैट इंस्टेंट पे होगा। एक्सेलरेशन हेयर एंड नाउ इज डिटरमाइंड बाई द फोर्स हेयर एंड नाउ, नॉट बाई एनी हिस्ट्री ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल। ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई साहब कि यहाँ से आपने किसी एक बॉल को, यहाँ से किसी बॉल को फेंक दिया, छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि जो आपने बॉल को छोड़ दिया है तो वो ट्रेन का जो एक्सेलरेशन उस टाइम पे था, उसके संग वो चलती रहे, ऐसा तो होगा नहीं। आपने ये चीज़ देखी भी होगी, जैसे ही आपका इससे संपर्क हटेगा वो जो होगी वो किसके, ग्रेविटेशन के कांटेक्ट में जाएगी, ग्रेविटेशन उसको पुल करेगा, और जो ग्रेविटेशन के पुल के कारण जो उस पर वर्क करेगा तो उसकी वजह से वो क्या होगी, नीचे की ओर गिर जाएगी, ना कि जो ट्रेन का एक्सेलरेशन था उससे वो चलती रहेगी। समझ पा रहे हो बात को, ये चीज़ इन्होंने बोली है। तो हेयर एंड देयर नाउ का केस नहीं चलता वहाँ पे, एट अ इंस्टेंट दैट अ फोर्स यू हैव अप्लाइड इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे लिखा है कि नॉट बाई एनी हिस्ट्री ऑफ मोशन, मतलब कि वो किस मोशन में थी इस बात पर डिपेंड बॉडी नहीं करती है, बॉडी जो इस बात पर डिपेंड करती है कि उस पर उस टाइम पे क्या फोर्स लग रहा है जब आपने उसको जो है छोड़ दिया है ना। तो ये बात आपको यहाँ से याद करनी है, 4 पॉइंट ये बोलता है, समझ गए। एग्जाम्पल 5.2 करा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे और क्या है भाई साहब, अच्छे खासे एग्जाम्पल है यहाँ तो, फिर भी चलो एक एग्जाम्पल तो ले ही लेते हैं आज के लिए, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। तो एग्जाम्पल 5.2 देखते हैं। बोल रहा है कि बुलेट है हमारी जिसका कि मास है 0.04 kg का, एक स्पीड जो है वो जाती है 90 मीटर प्रति सेकंड के संग, इंटर कर जाती है एक हैवी वुडन जो है ब्लॉक में, और स्टॉप आफ्टर रेजिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। मतलब कि क्या होता है, एक बॉडी हमने या जो बुलेट है उसका तो मास इतना इतना दे दिया है, स्पीड भी दे दी है, एक वुडन ब्लॉक में जो गई वो यहाँ से धड़ाक से पड़ी इसमें, तो वो जो है इतनी जो है क्या हुई, जब जाते जाते वो जो है फिर भी 60 जो है सेंटीमीटर तक अंदर धंस गई वो जाके। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज रेजिस्टेटिव फोर्स जो कि एक्सट्रैक्ट किया गया होगा ब्लॉक ऑन द बुलेट ने, मतलब कि जो ये ब्लॉक रखा हुआ था हमारा, तो इसने कितना फोर्स जो है इधर की ओर है ना, एफ जो है इसने अप्लाइड किया होगा उस बुलेट पे, जिसकी वजह से ये रोक पाया। अब देखो रोक तो भाई पाया ही पाया, साथ में उसने क्या किया, उसको टाइम भी दिया। टाइम कैसे दिया कि उसने उसको 60 सेंटीमीटर तक और पहुंचा दिया, ले भाई साहब, है ना। तो यहाँ पे सब मोमेंटम का केस बनेगा, मैं आपको बताता हूँ इस तरह की प्रॉब्लम के संग वर्क कैसे किया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान में ये रखनी है कि हमसे पूछा क्या गया, वो आप देखिए। हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द एवरेज रेजिस्टेटिव फोर्स, फोर्स की बात पूछी गई है। फोर्स जो होता है अभी आपने पढ़ा एम में होता है, मास आपको पता है, एक्सेलरेशन आपको निकालना है। चूंकि आपको बॉडी का क्या पता है, वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन आप बना ही लोगे, तो वो सब फॉर्मूले से आप बना लेना। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है हमें। देखिए द रिटार्डेशन वाला एक्सेलरेशन हमें बताना है। तो जो रिटार्डेशन ए है आपका ऑफ अ बुलेट का, एज्यूम कांस्टेंट है आपका इस गिवन बाई, जो कि इस तरीके से है माइनस का यूज़ कर ओवर 2s करके आया है। तो यहाँ से आप देखोगे ये जो फॉर्मूला आपका देखोगे आप, तो कहाँ से निकल के आया है ना। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे हमारे पास है माइनस का यूज़ कर ओवर 2s करके। तो ये शायद मेरा v स्क्वायर जो था ना u स्क्वायर और प्लस का 2as उससे निकल के आया है, और यहाँ से मैंने इसको जो है फाइनल स्पीड को मैंने 0 मान लिया है, क्योंकि बॉडी एकदम रेस्ट पे है, तो फाइनल स्पीड हमारी क्या है 0 हो गई है। तो इस केस में हमारा क्या बन जाएगा, ये माइनस का u स्क्वायर और ये हमारा 2as इस तरीके से बनेगा, एक्सेलरेशन एज इट इज रह जाएगा, u स्क्वायर ओवर का हमारा कौन यहाँ पे 2s अकेला नीचे आ जाएगा। s जो है डिस्टेंस है ना, ये तो आपको पता होगी, डिस्टेंस आपको पता है उसने कितनी कवर करी है, तो उसने कवर करी है 60 सेंटीमीटर। चूँकि सारी चीज़ें मीटर में हम ले लेंगे तो इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो जिसको हम 0.6 मीटर करके लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप देखोगे कि भाई साहब उसकी इनिशियल जो स्पीड थी वो कितनी थी, तो आपको पता है वो 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकली थी, तो हम इसका 90 का गुणा कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 2as एटेड है। एक्सेलरेशन हमें ये मिल गया भाई साहब, ये देखिए एक्सेलरेशन मिल गया है। अब क्या करना है आपको, फोर्स निकालना है।
चूंकि बॉडी का हमें पता है भाई साहब, मास हमें गिवन है, एक्सेलरेशन हमने निकाल ही लिया, रिटार्डेशन सिंपली आप इसमें जो है पुट करिएगा फॉर्मूले में, आपको पता चल जाएगा कि वो उस पर 270 का न्यूटन का बल लगाती है वुडन ब्लॉक। तो जो एक्चुअल रेजिस्टिव फोर्स एंड देयरफॉर रिटार्डेशन ऑफ द ब्लड मे नॉट बी यूनिफॉर्म होगा। द आंसर देयरफॉर ओनली इंडिकेट द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स की बात ये कर रहा है। तो ये इस तरह से इस पर वर्क किया जाता है। और एक अगला और है, शायद मैं उसको भी ले लेता हूँ। देखिए ज़रा क्या है, बहुत सिंपल है कि अगला देखो एग्जाम्पल 5.3 को ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है कि मोशन है पार्टिकल का, मास जिसका m है, डिस्क्राइब बाई, इस तरह से है भाई साहब, आपका देखिएगा बाई स्कल टू यू टी हाफ एच ई टी का स्क्वायर, फाइंड करना फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल पे। बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, मोशन ऑफ पार्टिकल है, मास m दिया है इन्होंने, और हमें बताना है कि फोर्स क्या एक्ट कर रहा होगा उस पार्टिकल पे। तो इसको निकालेगा कैसे, कैसे निकाला जाए, तो बहुत आसान होता है इस तरह की चीज़ों के संग डील करना, मैं समझाता हूँ आपको। तो देखो ये तो उसकी जो है हमें वो फार्मूला जो था ना उसकी अकॉर्डिंग डिस्टेंस दी है। अब करेंगे क्या, तो देखो ज़रा, v इक्वल टू हम जानते हैं डी वाई ओवर डी टी होती है, सभी जानते हैं। अब ये चीज़ समझो, इस चीज़ को मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ज़रा। इस क्वेश्चन में कुल मिला के हम क्या करना चाहते हैं, हमें निकालना है फोर्स। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास बॉडी का m गिवन है, एक्सेलरेशन का कुछ अता पता नहीं है, बट एक इक्वेशन दे रखी है इन्होंने ये वाली, इससे हमें पता चलता है कि ये जो दी है उन्होंने डिस्टेंस किस उसकी दी है भाई साहब, उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है। चूंकि हम जानते हैं कि यदि ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट मानिए, तो इस केस में यदि हम इसको डेरिवेट कर दें तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को फिर टाइम के रिस्पेक्ट में कर दें तो एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन और मास का मल्टीप्लाई कर दोगे फोर्स मिल जाएगा। सिंपल सी चीज़ हम ये करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो हमने सिंपली जो है पहले तो आप डेरिवेटिव करना सीख लीजिएगा, किस तरह से करा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम जो सिंपली इसमें पुट करेंगे, यहाँ से जब इसका डेरिवेटिव होगा तो भाई साहब आप जानते हो डेरिवेटिव में क्या होता है, आपको पहले बताया कई बार कि t की पावर जो रहती है उसका n-1 होता है, नीचे का जो है इस तरीके से होता है, मतलब कि यहाँ पे t जो है चूंकि यहाँ पे 1 पावर में तो 1 का बन जाएगा, 1 का 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये t एक उड़ गया है, यहाँ पे एक 2 का एक माइनस आप कर दोगे तो यहाँ से ये 1 बच जाएगा, तो ये निकल गया जाएगा। फिर इसको फर्दर आप डिफ्रेंशिएट कर दो वेलोसिटी को, तो यहाँ से फिर ये उड़ जाएगा और जी अकेला रह जाएगा। तो आपको दिखेगा कि जब भी कोई बॉडी हमारी एक मोशन ऑफ पार्टिकल हो रहा होगा मास इस तरीके से, तो उसमें जो बॉडी का जो ग्रेविटेशनल जो होगा वो उसकी फोर्स की तरह वर्क करेगा। तो mg जो होगा वो ma के बराबर होगा। तो 10 जो आपका गिवन इक्वेशन डिस्क्राइब करती है मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू अ ग्रेविटी बाय द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम, जो कि g है, याद रखेगा। तो यहाँ तक हम जो है इस चीज़ों को समझ चुके हैं। अब अगले जो है लेक्चर में हम बात करेंगे इम्पल्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी भाई साहब। इम्पल्स क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा ये अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। यदि आपने पूरा और लास्ट तक इस लेक्चर को देख लिया तो प्लीज़ जो है 500 लाइक का टारगेट है, करके जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। अगले लेक्चर बहुत जल्द मिलने आपको वाला है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।